रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपने एक दो चीज़ें जैसे देखी थी कि उसमें जो गोल्ड का फॉइल लगाई गई थी, स्वर्ण पत्र जिसको आप बोलते हैं, वो बहुत पतला बनाया गया था। और बहुत पतला बनाने का रीज़न क्या था? क्योंकि अगर वो मोटा रहेगा तो हम ये मानते हैं कि अगर वो मोटा होगा तो उसमें अणुओं की बहुत सारी परतें आ जाएंगी। तो हम ये कोशिश करते हैं इतना पतला उसको कर देने की कि उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स की एक लेयर बचे, केवल बस इतना पतला करना चाहते हैं। इसलिए गोल्ड फॉइल को बहुत पतला बना के उसको लगाया गया। उसकी थिकनेस भी हमने बताई कि कितना उसको पतला करके लगाया जाता है। ठीक है, उसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट करवाया, उस समय उन्होंने जो कुछ भी देखा, उन्होंने देखा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे ही निकल जाते थे पार करके। उन्होंने जब प्रैक्टिकल कराया था तो उन्हें एक भी पार्टिकल वापस आते हुए नहीं दिखा था। कुछ समझ आ रहा है आपको? तो गीगर और मार्सदेन ने रदरफोर्ड के लिए जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उस वक्त रदरफोर्ड को पार्टिकल ऐसा जाते जाते वापस आया, एक भी उनको पार्टिकल उस समय नहीं मिला था। लेकिन हमने तो ऑब्जर्वेशन में लिखा था, ये बाद में लिखा गया, ये बाद में लिखा गया। मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता रहा था कि ये जो गीगर और मार्सदेन थे, इनमें से मार्सदेन जो था ये ग्रेजुएट भी नहीं था, और रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट करवाया उस वक्त उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने देखा कि जितने अल्फा पार्टिकल भेजो सब सीधे पार हो जाते, एक भी अल्फा पार्टिकल उस वक्त उन्हें वापस लौटता हुआ नहीं मिला था। लेकिन क्योंकि मार्सदेन जो था ये अभी इसमें बचपना था और ये साइंस ज़्यादा पसंद थी इसको, तो साइंस के साथ ये खेलता रहता था। तो वो जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसके साथ भी ये खेलता रहता था। तो रदरफोर्ड ने जब कराया इसको तो उस वक्त उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, वो नहीं पता लगा पाए ज़्यादा कुछ, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हटाओ हम नहीं करेंगे इसको। लेकिन मार्सदेन उस एक्सपेरिमेंट में लगातार वो करता रहा, उसको खेल खेल में समझो या जैसे भी। अब वो लगातार जब एक्सपेरिमेंट करता रहा और जो कुछ उसको मिलता था वो नोट कर लिया करता था। फिर बातों बातों में ही एक दिन उसने बताया कि जब हम अल्फा पार्टिकल भेजते हैं तो जब ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स भेजते हैं, लाखों में हजारों में जब अल्फा पार्टिकल जाते हैं, तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल वापस आया था। उसने बोला कि मैंने देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाते हैं तो हजारों में लाखों में एक अल्फा पार्टिकल वापस आता है। जब उसने ये बताया तो रदरफोर्ड के माइंड में ये स्ट्राइक किया कि अगर एक भी अल्फा पार्टिकल वापस आता है तो क्यों आता है? इसका मतलब जरूर उसके सामने पॉजिटिव चार्ज पड़ गया होगा, तभी तो ये प्लस गया और वापस आ गया। तो जब उनके मन में ये बात स्ट्राइक की तो उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट कराया। अब उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करा गया और अब वाकई में उन्होंने पाया कि हजारों लाखों में जब अल्फा पार्टिकल भेजे जाते थे तो एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो वापस आ जाते थे, 180 डिग्री के कोण से वापस लौट आते थे। अब उन्होंने देखा, लेकिन पहली बार में वो भी इस बात को गौर नहीं कर पाए और मार्सदेन वो एक्सपेरिमेंट लगातार करता रहा, जिसकी वजह से जब एक दिन उन्होंने बताया कि हमने ऐसा देखा है कि ऐसा होता है, पर मार्सदेन क्योंकि स्टूडेंट था वो तो ज़्यादा समझ नहीं पाया, पर रदरफोर्ड के मन में ये बात स्ट्राइक की कि अगर एक भी वापस लौटा था तो क्यों लौटा, क्यों लौटा? इसका मतलब उसके सामने दीवार आ गई, दीवार आई तभी तो लौटा सामने से। बस उन्होंने फिर दोबारा रिपीट किया एक्सपेरिमेंट और उसके बाद फिर आगे बढ़ चली कहानी। अब वापस लौटने के बारे में थोड़ा सा समझिए, इसका क्या तरीका है। कोई भी चीज ऐसा जाते जाते वापस कब लौटती है, थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है। कोई भी चीज ऐसा जाते जाते वापस तब लौटती है जब उसके सामने उससे भी भारी चीज आ जाए। बात समझ रहे? जैसे
अगर कोई भी चीज़ आप ये मान लो कि मैंने एक बॉल फेंकी, एक फुटबॉल ली, फुटबॉल के सामने अगर मैं ये वाली चीज़ रखूँगा तो ये बहुत हल्की है। अगर फुटबॉल इतनी भारी है, फुटबॉल के सामने मैं इसको ऐसा रखूँगा और यहाँ से फुटबॉल ऐसे फेंकी जाएगी, तो इसका क्या होगा बताएं? क्या फुटबॉल टकरा के वापस लौटेगी या इसी को साथ में लिए चली जाएगी, गिरा देगी इसको? तो आंसर है इसको गिरा देगी, फुटबॉल वापस नहीं लौटेगी। क्यों? क्योंकि फुटबॉल इसकी तुलना में भारी है। तो फुटबॉल वापस कब लौटेगी? आंसर है फुटबॉल जब ऐसा जाते जाते उस दीवार से टकराएगी, ऐसा जाएगी, दीवार से टकराएगी और फिर हम देखेंगे कि वो वापस लौटी है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो अब फुटबॉल रिफ्लेक्ट क्यों हुई? क्योंकि अब फुटबॉल के सामने जो चीज़ है वो फुटबॉल की अपेक्षा बहुत भारी है। तो किसी भी चीज़ का परावर्तित होना हमको क्या बताता है? किसी भी चीज़ का परावर्तित होना हमको ये बताता है कि उस चीज़ के सामने इससे भारी कोई चीज़ आ गई है। जैसे कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं, कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं तो जब आप स्ट्राइकर से मारते हैं, स्ट्राइकर से जब आप मारते हैं और वो स्ट्राइकर गोटी को टक्कर करता है तो गोटी को तो उसकी दिशा में लेके चला जाता है, स्ट्राइकर जाता है, गोटी को मारता है और आगे निकल जाता है, वापस नहीं आता। लेकिन वही स्ट्राइकर जब कैरम बोर्ड की बाउंड्री से टकराता है, उसके बॉर्डर से जब टकराता है तो बाउंस हो जाता है, बैक आ जाता है, वापस लौट आता है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइकर की तुलना में गोटी कैसी थी? हल्की। लेकिन स्ट्राइकर की तुलना में बाउंड्री, उसका जो ये बॉर्डर है वो कैसा है? भारी। तो किसी भी चीज़ का टकरा के या ऐसे जाते जाते वापस लौटना, उसका परावर्तित होना हमको ये बताता है कि उसके सामने उससे भी भारी चीज़ आ गई होगी। अब जब ये अल्फा पार्टिकल ऐसा वापस आता है तो उससे हमको क्या पता चला? उससे हमको ये पता चला कि अगर एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के पास ऐसे गया और वहां से टकरा के वापस लौटा, एक भी अगर वापस लौटा तो वो क्यों लौटा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसे गया और वापस लौटा, इसका मतलब साफ है कि अल्फा पार्टिकल से भी भारी कोई चीज इसके सामने पड़ गई होगी, तभी तो ये वापस आ गया। अब अल्फा पार्टिकल से भारी कौन सी चीज हो सकती है? सोने का जो एटॉमिक नंबर होता है, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, आप जानते हैं 79 होता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z 79 होता है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड के पास 79 पॉजिटिव चार्जेस हैं। गोल्ड के पास, सोने के पास, सोने का आपने फॉइल लगाई थी ना, गोल्ड की फॉइल, तो उसके पास कितने, उसके एक परमाणु के भीतर कितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे? आंसर है 79 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब अगर वो 70 और इधर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का वजन कितना है? 4, 2He4। हीलियम नाभिक को ही तो अल्फा कण बोलते हैं। तो अल्फा कण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण बोला जाता है। अल्फा कण किसको कहा जाता है? आंसर है हीलियम का जो नाभिक होता है उसी को हम अल्फा कण बोलते हैं। और हीलियम नाभिक का वजन कितना होता है? हीलियम नाभिक का वजन 2He4 इसका सिंबल होता है, 4 इसका वजन है। समझ रहे हैं? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, गोल्ड के एटम में कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं? 79। अल्फा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। वेट इसका 4 है पर पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये सामने ऐसे जाएगा और इसके सामने कोई हल्का पार्टिकल आएगा तो क्या होगा? हल्का पार्टिकल आएगा तो ये जाएगा, इसको धक्का देगा और ऐसा पार चला जाएगा। थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो जाएगी लेकिन निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो गोल्ड में 79 पॉजिटिव चार्जेस हैं। देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा प्रयास करिए समझने का। सोने के परमाणु में 79 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब अगर वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ऐसा फैले हुए हैं, ऐसे दूर दूर रखे हुए हैं, सारे के सारे 79 पॉजिटिव चार्जेस अगर ऐसा फैले हुए हैं तो क्या होगा?
फैले हुए हैं तो एक अल्फा कण यहां से जाएगा और जाकर इसको टक्कर मारेगा, निकल जाएगा, इसको मारेगा, निकल जाएगा, इसको मारेगा, निकल जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, निकल जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, निकल जाएगा। थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन निकल जाएगा। कब ऐसा होगा? जब वो उसके जितने 79 पॉजिटिव चार्जेस हैं सब ऐसा पूरे गोले के अंदर ऐसा फैले हुए होंगे। तो फैले हुए होंगे तो अल्फा पार्टिकल इनसे भारी पड़ जाएगा और ये जाके टक्कर मार के निकल जाएगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल जाता है और परावर्तित हो जाता है। इसका मतलब इसके सामने कोई भारी चीज पड़ गई। अब 79 पॉजिटिव चार्जेस भारी कब हो सकते हैं? जब ये सब एक साथ बिल्कुल चिपके हुए एक जगह पर अगर होंगे फिर अल्फा पार्टिकल जाएगा। तो इस अल्फा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके पास 80 79। तो इसके लिए ये वाली चीज किसका काम करेगी? दीवार का। और ये जाएगा और वापस लौटेगा। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि गोल्ड के परमाणु में सारे के सारे धन आवेश ऐसा फैले हुए नहीं है। फैले हुए होते तब तो एक भी वापस नहीं आता, सब इनको धक्का मार मार के सब निकल गए होते। लेकिन अगर एक भी वापस आया है इसका मतलब उस अल्फा कण के सामने दीवार आ गई, भारी चीज आ गई। इससे हम सोचते हैं कि गोल्ड के अंदर के जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब ऐसे फैले हुए नहीं होते, बल्कि वो सब एक जगह पर ऐसे रखे रहते। तो अब ये अल्फा पार्टिकल जाता है, अब इसके लिए सब एक जगह पर आ गए तो ये एक दीवार बन गई और तब ये वापस लौट के आ जाता है। जो कि पहले क्या सोचा जाता था थॉमसन के समय में कि पूरा का पूरे गोले में ही पॉजिटिव क्या रहते हैं? फैले हुए रहते हैं। लेकिन अब वो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गई ना कि फैले हुए होते तो एक भी वापस नहीं आता, और अगर एक भी वापस आया है इसका मतलब वो सब एक ही जगह पर सेंटर्ड है, एक ही जगह पर वो रखे हुए हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब यही सब बातें सोच करके जो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, रदरफोर्ड ने जो देखा, दोबारा जो करवाया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या कंक्लूजन्स हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखे हैं ताकि मैं आपको समय बचा सकूं। आप देखिए कंक्लूजन नंबर 1, परमाणु के अंदर का भाग अधिक से अधिक कैसा होता है? रिक्त होता है। तभी तो हम जितने अल्फा पार्टिकल भेजते हैं अधिकतर अल्फा कण क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं। और लाखों हजारों में एक अल्फा पार्टिकल है जो केवल वापस लौट के आ पाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल से पार हो जाना इस बात का संकेत है कि परमाणु का अधिक से अधिक भाग, ज्यादा से ज्यादा पार्ट अंदर से कैसा रहता है? खोखला रहता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या बताया गया? देखिए सेकंड नंबर भी मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुने। लेकिन प्रयोग से यह अनुमान लगाया गया कि परमाणु में उपस्थित संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है। अब देखो इसमें भी बात आई, जैसे अभी मैंने बोला कि एक भी अल्फा पार्टिकल अगर वापस लौटा है इसका मतलब उसके सामने क्या आ गई है? दीवार आ गई। दीवार आ गई तो हमने ये मान लिया कि गोल्ड फॉइल के एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब एक ही जगह पर हैं। अब एक जगह पर हैं, एटम का इतना बड़ा गोला है, फुटबॉल जैसा एटम का इतना बड़ा गोला है और उसके भीतर धनावेश एक ही जगह पर है, एक पॉइंट पर। अब ये वाला जो सारे के सारे धनावेश हैं ये उस गोले के केंद्र पर रहेंगे या उस गोले के किसी एक किनारे पर रहेंगे। बात समझ में आई? तो हम ये कैसे समझते कि केंद्र पर होंगे कि कहां पर होंगे? तो हमने इसके लिए भी कंपेयर किया और अपनी नेचुरल चॉइस ली। हमारी नेचुरल चॉइस क्या है? हमारी नेचुरल चॉइस ये है कि हम अधिकतर देखा करते हैं कि जैसे सन है या सैटेलाइट आप देखें, इन सब में जो सन होता है वो प्लैनेट्स के केंद्र पर रहता है, उनके जो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही जो हमारी अर्थ के सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, अर्थ उनके वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर रहती है। तो अधिकतर जगहों पर क्योंकि नेचुरली हम ये देख रहे थे तो वहीं से हमने अनुमान लगाया कि जरूर अगर परमाणु के भीतर इतना बड़ा गोला है परमाणु का
और उसके भीतर उसके जो प्लस हैं वो सब एक ही जगह पर हैं, तो वो एक ही जगह पर होकर बीच में रहेंगे या गोले के एक किनारे पर बैठे होंगे। तो हमने इन सब नेचुरल चीजें देखी और वहां से हमने अंदाजा लगाया कि कहां पर होंगे, बीच में होंगे, उसके केंद्र पर होंगे, यह अनुमान लगाया गया। वही मैंने लिखा कि प्रयोग से अनुमान लगाया गया कि परमाणु में उपस्थित संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है। ऐसे फैले हुए धनावेश नहीं रहते, एक ही जगह पर रहेंगे और कहां पर रहेंगे, केंद्र पर रहेंगे। इस स्थान का नाम क्या रखा गया? इस स्थान का नाम रखा गया नाभिक। कौन से स्थान का? जहां पर परमाणु के सारे धनावेश उपस्थित रहेंगे, उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया, नाभिक बोला गया। इस प्रकार नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां पर मान लिया गया? नाभिक में। नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा उसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है। देखो, धनावेश तो समझ में आया, द्रव्यमान क्यों बोल दिया गया? द्रव्यमान इसलिए बोल दिया गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तुलना में नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने पढ़ा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, बहुत कम होता है। यानी कि परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन हैं भी तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान तो ना के बराबर है ना, तो बाकी परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहां पर आ गया? नाभिक में। तो इसीलिए लिखा गया है कि इस स्थान का नाम नाभिक रखा गया। इस प्रकार नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा उसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है। तो किसी भी परमाणु का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पूरा मास होगा, उसका द्रव्यमान वो कहां पर माना जाएगा? उसके न्यूक्लियस पे। इसीलिए यह भारी अल्फा कणों को भी परावर्तित करने की क्षमता रखता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि एक ही जगह पर रहता है पूरा पॉजिटिव चार्ज। अब 79 पॉजिटिव चार्ज एक ही ढेर बना के रहेंगे और उसके सामने 2 चार्ज वाला अल्फा पार्टिकल आएगा, तो 2 के लिए 79 दीवार ही है, वापस करेगा ही। और यही रीजन है, वो मैंने लास्ट में लिखा, यही रीजन है कि भारी अल्फा कणों को भी परावर्तित करने की ये क्या रखता है? क्षमता रखता है। ये दूसरा कंक्लूजन निकाला गया। अभी आप इतना तो समझ गए, जो परमाणु है, एटम, परमाणु के भीतर जो धन आवेश है वो पूरे में फैला हुआ है या एक छोटी सी जगह पर है? एक छोटी सी जगह पर। वो छोटी सी जगह का नाम क्या है? नाभिक। वो छोटी सी जगह परमाणु के गोले के अंदर एक किनारे है या बीचों बीच है? बीचों बीच है। क्यों बीचों बीच माना गया? उसके लिए अनुमान लगाया गया कि हमारे नेचर में ऐसी जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं, चाहे आप सूर्य और ग्रहों की गति देखो या आप ग्रह और उपग्रह की गति देखो, उनमें जो सूर्य है वो ग्रहों के सेंटर पर है, उनके वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर है, और जो ग्रह हैं वो उपग्रहों के वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर है, इसलिए उसको सेंटर पर माना गया। थर्ड कंक्लूजन देखो, थर्ड कंक्लूजन ये क्योंकि नाभिक का पता लगा हमको, नाभिक का पता लगा तो नाभिक के आकार का भी आकलन किया गया, नाभिक का साइज पता लगाने की कोशिश की गई कि अगर परमाणु के भीतर पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्जेस बस इतनी सी जगह पर हैं तो ये इसका साइज कितना बड़ा होगा, इसका साइज, इसका आकार कितना बड़ा न्यूक्लियस बनेगा अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन किया गया और नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻14 मीटर के आसपास पाया गया। 10⁻⁻14 मीटर, बहुत छोटा है, लेकिन नाभिक का साइज लगभग 10⁻⁻14 मीटर पाया गया। ध्यान रखें, नाभिक का, परमाणु का नहीं। परमाणु पूरा गोला है, उसके बीच में न्यूक्लियस है जहां पर क्या चीज है? आंसर है परमाणु का पूरा पॉजिटिव चार्ज वहां है, परमाणु का पूरा लगभग द्रव्यमान वहां पर है। जबकि गति विज्ञान आप लिख सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी, गतिक सिद्धांत अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो गति विज्ञान आप लिख सकते हैं। जबकि गति विज्ञान, हमारी जो काइनेटिक थ्योरी है उसके अनुसार हमने निकाला तो परमाणु का जो आकार निकला था वो 10⁻⁻10 मीटर आया था। समझ आ रही कुछ बात? देखो, नाभिक का आकार कितना मिला था? 10⁻⁻14 मीटर, और परमाणु का आकार कितना मिला था?
10⁻⁻10 मीटर। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये -14 है और ये -10 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। समझ में आया? और देखिए नाभिक परमाणु से कितना छोटा है। आप देखें 10⁴ टाइम्स छोटा है नाभिक। 10⁴ का मतलब क्या होगा? 10,000। भाई अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि परमाणु बड़ा है और नाभिक छोटा है तो कितने गुना छोटा है, तो इससे इसको डिवाइड कर दो। जब आप 10⁻⁻10 में 10⁻⁻14 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 10⁴ दैट इज 10,000। इसका मतलब जो परमाणु का आकार है वो नाभिक के आकार से लगभग 10,000 गुना बड़ा है। लगभग 10,000 गुना बड़ा है। आप समझ सकते हैं, ऐसा मान लो जैसा एक रूम के भीतर सुई की एक नोक रखी हो। 10,000 गुना छोटा साइज है नाभिक का। इसीलिए तो इतना बड़ा परमाणु और उसके भीतर जरा सा एकदम नाभिक, तभी तो पूरी जगह फिर बाकी कैसी हो गई? खाली हो गई। नहीं समझ आई बात आपको? तो वही चीज यहां लिखी गई कि आकार इतना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर लगभग 10,000 गुना रिक्त स्थान होता है। नाभिक की तुलना में लगभग 10,000 गुना जगह अभी भी परमाणु के भीतर कैसी रहती है? हमेशा खाली रहती है, खोखली रहती है, वहां कुछ नहीं होता। समझ आया आपको? तो ये जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे ये कंक्लूजन्स निकाले गए। अब इन कंक्लूजन्स के बाद इससे रिलेटेड और भी चीजें कुछ बताई गई। जैसे एक ये बताया गया कि अल्फा पार्टिकल का मार्ग कैसा होगा। जैसे जब हम इतना समझ गए हैं तो अब हम अल्फा पार्टिकल का मार्ग देखना चाहते हैं। अल्फा पार्टिकल का मार्ग, ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा कणों का मार्ग। देखिए अल्फा कणों का मार्ग आपको कैसे मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहां से हम ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, इस तरह के। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है ना, तो उसमें आप क्या करते थे? नाभिक के ओर ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भेजते थे ना। इस तरह के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हम यहां से भेजते हैं, ऐसे इस तरह से ये सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भेजे हमने। अल्फा पार्टिकल्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? किसी भी अल्फा पार्टिकल मान लो, और इसको जब भेजा तो उसके सामने क्या लगा हुआ था? गोल्ड की फॉइल लगी हुई थी। गोल्ड फॉइल को इतना पतला बनाया गया था कि उसमें सिर्फ एक परमाणु की परत बची होगी। तो अगर बाई चांस उसका न्यूक्लियस, क्योंकि ये सारे अल्फा पार्टिकल जब ऐसे जा रहे थे तो इसके सामने हमने ये एक न्यूक्लियस रखा हुआ मान लिया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको बहुत अच्छा है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। और परमाणु के सारा का सारा प्लस उस न्यूक्लियस के ही पास तो होता है। तो ये हमने क्या रख लिया यहाँ पर? ये हमने रख लिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का नाम क्या होता है हिंदी में? नाभिक। अब ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और उनके सामने ये नाभिक रखा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे मूव करेंगे। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल जाएगा, ये थोड़ा गौर से देखिए कि ये जो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है ये नाभिक के काफी नजदीक है। जब नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा तो इस पर नाभिक के द्वारा बल भी कैसा लगेगा? ज्यादा। अल्फा कण पर कितना आवेश है? अल्फा कण पर प्लस
2e के बराबर चार्ज है। नाभिक के पास कितना आवेश है? 79 पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक पॉजिटिव चार्ज के पास e के बराबर धनावेश है, तो 79 पॉजिटिव चार्जेस के पास 79 e के बराबर धनावेश है। और 79 क्योंकि गोल्ड का परमाणु क्रमांक है, इसलिए हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, Ze के बराबर पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो क्योंकि ये वाले प्लस के ये वाला अल्फा पार्टिकल बहुत नजदीक से जा रहा है, अगर बहुत नजदीक जाएगा तो इस अल्फा कण पर इस नाभिक का बल कैसा लगेगा? कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा बल लगेगा। तो जब ज्यादा बल लगेगा तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाते हुए और ऐसा विचलित भी हो जाएगा। जब ज्यादा बल लगेगा तो ज्यादा विचलित होगा। अब इस अल्फा पार्टिकल के बारे में सोचिए, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये नाभिक इस अल्फा कण पर भी तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि अल्फा में भी पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव। लेकिन ये वाला अल्फा पार्टिकल इसकी अपेक्षा कैसा है? थोड़ा दूर पड़ता है। तो ये वाला अगर अल्फा पार्टिकल इस पार्टिकल की अपेक्षा थोड़ा दूर पड़ता है, तो इस पर जो नाभिक बल लगाएगा वो इसकी अपेक्षा कम लगाएगा कि ज्यादा लगाएगा? कम लगाएगा। अगर बल कम लगाएगा तो ये ऐसा जाते जाते ऐसे निकल जाएगा। बल कम लगेगा तो मुड़ेगा भी तो कम। नहीं समझ आया? अब इस अल्फा पार्टिकल के बारे में सोचिए, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, इस नाभिक से इस अल्फा कण की दूरी तो और भी ज्यादा है। अगर दूरी और ज्यादा है तो इस अल्फा कण पर लगने वाला बल और कम होगा। अगर बल और कम हो जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल और कम मुड़ेगा। समझ रहे? और ये अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है ये तो इतना दूर है कि इस पर तो कोई बल ही नहीं लगेगा, तो वो सीधा निकल जाएगा। नहीं समझ आया आपको? ऐसे ही ये वाला जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये नजदीक है, ये ज्यादा मुड़ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था, ये इसके अपेक्षा दूर है, इस पर बल कम लगेगा, इतना मुड़ जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत दूर से जा रहा है, तो ये इतना दूर हो गया कि इस पर कोई बल नहीं लगा, ये सीधा चला जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके का अल्फा कणों का मार्ग होता है। याद रखिए, थोड़ा सा उल्टा रहता है। इस अल्फा कण के बारे में सोचिए, ये अल्फा कण तो बिल्कुल नाभिक की सीध में ही आ गया, नाभिक के केंद्र वाली लाइन पर ही आ गया। इसका क्या होगा? ये ऐसा जाते जाते ऐसा वापस लौट जाएगा। ये ऐसा जा रहा था और क्योंकि ये न्यूक्लियस की सेंटर की लाइन में आ गया, इसलिए ये तो बिल्कुल वापस ही लौट के चला जाएगा। तो इस तरह से ये अल्फा कणों की ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा है, जो जितनी दूर होगा वो उतना कम मुड़ेगा और जो जितना पास होगा वो उतना ज्यादा मुड़ेगा। पास वाला ज्यादा क्यों मुड़ेगा? क्योंकि पास वाले पर नाभिक का बल भी ज्यादा लगेगा, इसलिए वो ज्यादा टर्न होगा, और जो दूर होगा उस पर नाभिक का बल कम लगेगा, इसलिए वो कम टर्न होगा। तो याद रखें, इसकी ट्रेजेक्टरी बनाने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। दूर वाला कम मुड़ेगा, पास वाला, और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर की सीध में आ जाएगा वो तो उसी लाइन पे ऐसा जाएगा और वापस आ जाएगा। नहीं समझ आया? बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये हमने क्या बना लिया? ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कणों का मार्ग। इसमें हम एक आध चीजें परिभाषित करते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर की ये पूछी जाती हैं परिभाषाएं छोटी छोटी। जैसे एक है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? जिसे आप हिंदी में बोलते हैं संघट्ट प्राचल। संघट्ट प्राचल, देखो इम्पैक्ट का मतलब होता है टक्कर। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? टक्कर, संघट्ट। यहां पर जब अल्फा पार्टिकल ऐसे आते हैं तो नाभिक से उनकी फिजिकल कोलिजन तो नहीं होता, इस प्रकार की टक्कर नहीं होती। कोई भी भौतिक संघट्ट अल्फा कणों का नाभिक के साथ नहीं होता, ऐसे टच करने वाली टक्कर नहीं होते। क्या होते हैं? ये ऐसे आते हैं, प्रतिकर्षण बल लगा, दूर से ही निकल गए,
ऐसे आया प्रतिकर्षण बल लगा, दूर से ही निकल गए, ऐसे आया प्रतिकर्षण बल लगा, दूर से ही चला गया। तो आप याद रखें, अल्फा कण की नाभिक के साथ कभी भी फिजिकल कोलिजन नहीं होती। तो किस प्रकार का कोलिजन होता है? प्रतिकर्षण की वजह से दूर से ही मुड़ के चले जाते हैं। तो लेकिन हम इसको क्या मानते हैं कि ये इसका एक संघट्ट हुआ, भले ही भौतिक संघट्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रतिकर्षण की वजह से उस पर एक बल लगा और वो उधर चला गया। तो हम मानते हैं कि अल्फा कणों का नाभिक के साथ क्या हुआ? इंपैक्ट। और ये इंपैक्ट आप देख रहे हैं, ये टक्कर किसी पर ज्यादा हो रही है और किसी पर बिल्कुल नहीं हो रही है, किसी पर कम हो रही है। देख रहे हैं ना आप, किसी पर ये वाला इंपैक्ट ज्यादा आता है, किसी पर कम आता है, किसी पर बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसको नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमने इसका एक पैरामीटर बनाया। इंपैक्ट को नापने के लिए, संघट्ट को नापने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपैक्ट पैरामीटर। कि किसके साथ संघट्ट ज्यादा हुई, किसके साथ संघट्ट कम हुई, इसको नापने के लिए जो पैरामीटर बनाया उसका नाम रखा गया इंपैक्ट पैरामीटर। हिंदी में उसको बोलते हैं संघट्ट प्राचल। क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिए। ये नाभिक का क्या है? ये नाभिक का सेंटर है। अब अगर ये अल्फा कण की बात करेंगे आप, तो ये अल्फा कण के जाने की दिशा ये थी। यहां से नाभिक के केंद्र से इस अल्फा कण की दूरी इतनी है, ये b दूरी है। अगर मैं इस अल्फा कण की बात करूंगा, इस अल्फा कण की, तो इसके गति की दिशा ये है और नाभिक के केंद्र से इसकी दूरी देखो कितनी है, इतनी ज्यादा है। इस अल्फा पार्टिकल की अगर बात करोगे तो नाभिक के केंद्र से इसकी दूरी और भी ज्यादा है। इस वाले अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस तो और भी ज्यादा है। तो इंपैक्ट पैरामीटर, इस वाले अल्फा पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर बहुत छोटा है, बहुत कम है, इसलिए टक्कर ज्यादा हुई है और ज्यादा मुड़ा, ये वाला अल्फा पार्टिकल ज्यादा टर्न भी तो हुआ है। तो इसी डिस्टेंस को, ये वाली जो दूरी आ गई ना, इसका नाम हमने रख दिया इंपैक्ट पैरामीटर, संघट्ट प्राचल। तो क्या हुआ इंपैक्ट पैरामीटर बताइए? किसी भी अल्फा पार्टिकल की गति की दिशा तथा नाभिक के केंद्र के बीच जो लंबवत दूरी होती है। अब देखिए ना, ये क्या है? ये अल्फा पार्टिकल के गति की दिशा है कि नहीं है? अल्फा पार्टिकल के गति की दिशा और नाभिक, ये क्या है? नाभिक का केंद्र। तो नाभिक के केंद्र से अल्फा कण की गति की दिशा के बीच जो लंबवत दूरी आती है, इसी का नाम होता है संघट्ट प्राचल। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा? किसी दिए गए अल्फा कण की गति की दिशा तथा नाभिक के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को उस अल्फा कण का संघट्ट प्राचल कहा जाता है। नहीं समझ में आया आपको? और इसको हम प्रदर्शित किसे करते हैं? इस दूरी को b से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लो। नाभिक के केंद्र से अल्फा कण की, किसी अल्फा कण के गति की दिशा के बीच जो लंबवत दूरी रहती है, उस लंबवत दूरी का नाम ही हम रखते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, संघट्ट प्राचल। और संघट्ट प्राचल आपको क्या बताता है? आंसर है संघट्ट प्राचल हमको ये बताता है कि किसका इंपैक्ट ज्यादा था और किसका इंपैक्ट कम था। आप क्या समझते हैं? जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका संघट्ट ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। जब दूरी कम होगी ये, तो ये बहुत नजदीक होगा ना, तो उसका इंपैक्ट भी तो ज्यादा होगा, तभी तो वो ज्यादा मुड़ेगा। अभी भी नहीं समझ आया? समझ नहीं आ रहा है क्या? डिस्टेंस आपको आ रहा है? क्या होता है संघट्ट प्राचल, किसको कहते हैं? संघट्ट प्राचल एक प्रकार की दूरी है। कौन सी डिस्टेंस है? तो आंसर है नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के गति की दिशा पर डाले गए लंब की लंबाई है, दूरी है ये। अब अगर ये दूरी कम है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल नजदीक से आ रहा है। नजदीक से आएगा तो बल ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा तो मुड़ेगा ज्यादा। तो वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंपैक्ट पैरामीटर अगर कम है,
इंपैक्ट पैरामीटर अगर कम है तो वो ज्यादा मुड़ेगा कि कम मुड़ेगा? ज्यादा मुड़ेगा। और इंपैक्ट पैरामीटर अगर ज्यादा है तो कम मुड़ेगा। एक दूसरी चीज भी बनाई गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा कण के निकटतम पहुंच की दूरी। ये निकटतम पहुंच की दूरी उस अल्फा कण के लिए होती है जो अल्फा कण नाभिक के केंद्र की सीध में आ जाता है। जो अल्फा कण नाभिक के केंद्र की सीध में आ जाता है उस वाले अल्फा पार्टिकल के लिए ये निकटतम पहुंच की दूरी बनाई गई है। आप देखो, ये अल्फा कण ऐसे भेजा गया, नाभिक के केंद्र की सीध में था, यहां तक गया और यहां से वापस लौट आया। अगर वो यहां तक जाके वापस लौट आया तो आप देखें ये वाला अल्फा पार्टिकल नाभिक के जितना नजदीक तक चला जाएगा, नाभिक के केंद्र से जितनी न्यूनतम दूरी तक ये चला जाएगा और वहां से वापस लौटेगा, वो वाली डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम पहुंच की दूरी। कि निकट से निकट कितनी डिस्टेंस तक वो नाभिक के केंद्र के पास पहुंच सकता है। ये वाली डिस्टेंस का नाम रखा गया निकटतम पहुंच की दूरी। और ये कौन से अल्फा कण के लिए होती है? जो अल्फा कण नाभिक के केंद्र की बिल्कुल सीध में रहता है। अब इसके बारे में हमने क्या लिखा? एक ऐसा अल्फा कण जो नाभिक के केंद्र की रेखा में नाभिक की ओर गतिमान है। एक ऐसा अल्फा पार्टिकल, बाकी अल्फा कणों के लिए नहीं है। ये केवल ऐसे अल्फा पार्टिकल के लिए है जो नाभिक के केंद्र की रेखा में नाभिक की ओर गतिमान है। उसकी नाभिक के केंद्र से न्यूनतम दूरी जो आ जाती है, जितना ज्यादा नजदीक ये चला जाता है, ये वाली दूरी को ही हम बोल देते हैं निकटतम पहुंच की दूरी कहा जाता है। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, ये जो निकटतम पहुंच की दूरी है ना, ये दूरी हमें नाभिक के आकार का आकलन देती है। इसने हमको क्या बताया था? संघट्ट प्राचल, ये भी एक दूरी थी। निकटतम पहुंच की दूरी भी एक दूरी है। संघट्ट प्राचल वाली दूरी हमको क्या बताती थी कि किस पर कौन ज्यादा मुड़ेगा। जिसका संघट्ट प्राचल कम होगा वो ज्यादा मुड़ेगा, जिसका संघट्ट प्राचल ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वो कम मुड़ेगा। और निकटतम पहुंच की दूरी हमको क्या बताती है? ये हमको नाभिक के आकार का एस्टिमेशन देती है, नाभिक के आकार का आकलन करवा देती है। नाभिक के आकार का आकलन कैसे करवा देती है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। नाभिक के आकार का आकलन ऐसे करवा देती है कि जैसे ये एक नाभिक है और ये उस न्यूक्लियस का सेंटर है। ठीक है। बाई चांस मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस कुछ है, ये डिस्टेंस है 3, कुछ भी मान लो आप, 5 मान लो डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 5। अब हम जब एक अल्फा पार्टिकल यहां से बिल्कुल सीधा भेजेंगे, बिल्कुल सीधा हमने भेजा और वो वाला अल्फा पार्टिकल यहां तक गया और वापस लौट आया। हमने देखा कि वो अल्फा पार्टिकल कितनी दूरी से लौट आया। वो अल्फा पार्टिकल 10 डिस्टेंस से लौट आया, नाभिक के केंद्र से 10 डिस्टेंस से वापस लौट आया। अब 10 दूरी से अगर वापस लौट आया तो हम एक बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाभिक का साइज है वो 10 से ज्यादा तो नहीं है। नाभिक का आकार 10 से कैसा है? कम ही है। काहे 10 से कम है? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल वहां तो चला गया है ना, और 10 डिस्टेंस से वापस लौटा है, तो 10 से तो उसका आकार कैसा होगा? कमी। अगर 10 से आकार बड़ा होता तो नाभिक यहां तक होता और फिर नाभिक के भीतर घुस थोड़ी जाता। कुछ बात समझ में आ रही? तो ये पहले से लौटा होगा नाभिक से टकरा के। अगर बाई चांस हमने क्या करा, पहले की अपेक्षा अल्फा कण को और ज्यादा एनर्जी दे दी, और ज्यादा ऊर्जा देके उस अल्फा पार्टिकल को भेजा। अब हमने देखा कि वो अल्फा पार्टिकल यहां तक चला गया और यहां के बाद वापस लौट रहा है, और अब वो 7 डिस्टेंस तक चला गया। अब आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो 7 से तो उसका साइज कैसा है? कम ही है। अगर 7 से साइज बड़ा होता तो न्यूक्लियस यहां तक होता। अगर नाभिक यहां पर होता तो क्या अल्फा पार्टिकल उसके भीतर घुस के वापस आता?
ऐसे तो नहीं होता। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 7 से तो कम ही है, तभी ये 7 से वापस लौट रहा है। तो इस तरीके से हम नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। अगर हमने अल्फा पार्टिकल को और ज्यादा एनर्जी देकर भेजा, बाय चांस वो यहां तक जाके वापस आ गया और वो यहां से 6 डिस्टेंस तक चला गया, अब आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, क्या आकलन, क्या अनुमान आप लगा सकते हैं कि नाभिक का आकार 6 डिस्टेंस से तो उससे तो बड़ा नहीं होगा। भाई आप खुद सोचिए, अगर कोई कहीं की बाउंड्री इतनी बड़ी है तो आप जाओगे और बाउंड्री के अंदर घुस के वापस थोड़ी जाओगे, आप उसके पहले से वापस लौट जाओगे, टक्कर हो जाएगी आपकी। तो जब नाभिक मिल जाएगा उसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा, नाभिक मिल जाएगा और वहीं से ये लौट के वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, निकटतम पहुंच की दूरी, ये हमको क्या बताती है, ये हमको नाभिक के आकार का आकलन देती है। नाभिक के आकार का आकलन हमको देती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो इसकी मदद से हम नाभिक के आकार का आकलन करते हैं। कैसे करते हैं, उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन की गई है, वो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम वो कैलकुलेशन करते हैं। फिर नाभिक के आकार का आकलन करने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये हमने मान लिया न्यूक्लियस है, इसके पास किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जिस भी एटम का न्यूक्लियस है अगर उसका परमाणु क्रमांक Z है तो उसके पास कितना धनावेश होगा, आंसर है उसके पास प्लस Ze के बराबर धनावेश होगा। गोल्ड के पास कितना परमाणु क्रमांक होता है, 79, तो उसका धनावेश कितना होता है, 79e। लेकिन अगर गोल्ड ना हो और कोई होगा तो उसके नाभिक में कितना धनावेश रहेगा, तो आंसर है उसका परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश उसके पास रहेगा। अब नाभिक के आकार का आकलन तो हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से करते हैं ना, तो हमने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को यहां से भेजा जो इसके बिल्कुल सेंटर की सीध में जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल यहां से हमने भेजा। अब आपको याद होगा अल्फा पार्टिकल के पास कितना आवेश रहता है, अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन के 2 गुने के बराबर 2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब हमने ये मान लिया कि ये अल्फा पार्टिकल जब यहां गया और ये यहां से वापस लौट आया, यहां से ये अल्फा पार्टिकल वापस लौट आया, हमने प्रारंभ में इसको गतिज ऊर्जा दी थी, हमने प्रारंभ में इसको गतिज ऊर्जा कितनी दी, k के बराबर। भाई आप अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की ओर भेजेंगे तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऐसे तो नहीं जाएगा, आपको बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा यहां से देनी पड़ेगी तब ये उसकी सीध में जाएगा। तो हमने जब अल्फा पार्टिकल यहां से भेजा उसको कितनी गतिज ऊर्जा हमने दी, k के बराबर हमने उसको गतिज ऊर्जा दी, और इस गतिज ऊर्जा से अल्फा पार्टिकल गया, यहां तक जा पाया और वापस लौट आया। अब थोड़ा सा आप सोचिए, अगर वो यहां तक गया होगा और वापस लौटा होगा तो जरूर एक क्षण भर के लिए यहां पर रुका होगा, रुका हुआ होगा। मान लिया कि उस समय ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यही तो है अभी जो हम लिख रहे थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम पहुंच की दूरी। और आपको याद है इसको किससे प्रदर्शित किया हमने, d से प्रदर्शित किया। आप चाहे r से लिख सकते हैं, आप चाहे d से लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसलिए हमने उसको d से डिनोट कर लिया है। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या आपको मालूम है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट कर सकते उसे एक रूप से दूसरे रूप में। अब जब आपने अल्फा पार्टिकल भेजा था तो कौन सी ऊर्जा दी थी आपने, गतिज ऊर्जा। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो यहां तो एक क्षण भर के लिए, एक पल भर के लिए रुका था वो, इसका मतलब गतिज ऊर्जा तो उसकी खत्म हो गई। भाई गतिज ऊर्जा है तो गति करते रहना चाहिए ना,
अब वो अगर पल भर के लिए यहां पर रुका, इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कहां गई? गतिज ऊर्जा खत्म हो गई। और वो रुका, इसका मतलब गतिज ऊर्जा नष्ट तो नहीं हुई होगी, वो किस में बदल गई होगी? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई होगी। और ये वही वाला केस है कि आप एक पत्थर लेते हो, आप एक बॉल लेते हो, ऐसा ऊपर की ओर फेंक देते हो। जब ऊपर की ओर फेंकते हो तो फेंकते समय कौन सी ऊर्जा देते हो? गतिज ऊर्जा। वो ऊपर जाता है और एक निश्चित हाइट तक जाकर पल भर के लिए रुकता है और फिर वापस लौट आता है। तो फेंकते समय कौन सी ऊर्जा दी? गतिज। जब वो इस हाइट पर पहुंच गया तो उसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा किस में बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। वही यहां पर हुआ कि हमने इसे भेजा तो गतिज ऊर्जा दी, यहां पर जाने के बाद उसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको निकटतम पहुंच की दूरी पर, निकटतम पहुंच की दूरी पर, निकटतम पहुंच की दूरी पर यानी कि जब वो यहां पर होगा उस समय आपने क्या देखा? अल्फा कण को दी गई गतिज ऊर्जा अल्फा कण को दी गई गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? आंसर है अल्फा कण और नाभिक के बीच स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अल्फा कण व नाभिक के बीच स्थितिज ऊर्जा, अल्फा कण व नाभिक के बीच स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब गतिज ऊर्जा हमने कितनी दी है? के क्या आपको याद है सभी बच्चों को कि यहां पर अल्फा पार्टिकल उस समय था? कितना चार्ज है इसके पास? +2e। नाभिक के पास कितना चार्ज है? +Ze। इन दोनों के बीच का इस वक्त डिस्टेंस स्मॉल d। तो क्या बता सकते हो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगर एक चार्ज +Q1 है, एक +Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? याद नहीं आया आपको? मैं आपको याद दिलाता हूं। एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2 and there is a distance between the two small r, then what will be the potential energy, electrical potential energy of this system? That is 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon r। वेरी गुड। ये दोनों के बीच की क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अल्फा कण व नाभिक के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आप ऐसा लिख सकते हो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए वैद्युत। फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। Q1 मीन्स चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इसका आवेश कितना है? 2e के बराबर। Q1 इंटू Q2 का चार्ज कितना है? +Ze अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना है? d। हमको क्या आकलन कर रहे हैं? नाभिक के आकार का आकलन। और अभी अभी आपने समझा है कि जितने नजदीक तक ये चला जाएगा हम ये मानते हैं कि नाभिक का आकार लगभग उतना बड़ा है या उससे कम ही होगा। तो ये डिस्टेंस ही हमारे नाभिक का आकार हमको देगी। ये वाली डिस्टेंस d नजदीक की दूरी तक पहुंच गया, इसका मतलब d से तो कम ही इसका आकार होगा नाभिक का। तो हम ये d कैलकुलेट करना चाहते, d इधर ले आओ, k उधर भेज दीजिए। ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ze² अपॉन k। ये आ गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी मदद से आप जब चाहें किसी भी नाभिक का आकार का आकलन कर सकते हैं। कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमको मालूम ही है, 2 कांस्टेंट है,
Z, जो भी परमाणु का नाभिक हम इसके सामने रखेंगे, अगर गोल्ड का रखेंगे तो Z के लिए 79 लिखेंगे। तो जो भी नाभिक रखेंगे इसके सामने उसका परमाणु क्रमांक Z की जगह लिख देंगे, E की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख देंगे, और अल्फा कण को जब यहां से भेजेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा हमें पता होगी कि कितनी गतिज ऊर्जा से हम उसको भेज रहे हैं। नहीं पता है तो हम पता लगा सकते, वो काइनेटिक एनर्जी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते। तो हम ये भी मालूम है, हमें जेड ई के सभी कुछ पता होगा, और इस तरीके से हम जेड का डी का आकलन कर सकते हैं। और डी क्या चीज है? डी होगा नाभिक का आकार, लगभग इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, नाभिक का आकार डी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने अंदर तक अल्फा कण गया है, तो इससे बड़ा नाभिक तो नहीं हो सकता। ये एक आकलन आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये सब रदरफोर्ड ने उस समय सारा कुछ कैलकुलेट किया जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने परमाणु का मॉडल कैसा सोचा। जब ये सब कुछ हुआ तो परमाणु का मॉडल कैसे सोचा। अब काफी हद तक बातें क्लियर है हमें कि अगर इतना बड़ा परमाणु है तो नाभिक इसमें बस इतना ही जरा सा होता है केवल। ये बात तो आपको मालूम है कि परमाणु के भीतर नाभिक की तुलना में लगभग 10,000 गुना जगह कैसी रहती है? खाली रहती है, आपने पढ़ा है। तो अगर ये एटम है तो इतना बड़ा क्या है? नाभिक। अब देखो रदरफोर्ड ने जो सोचा था मॉडल, सबसे पहले उन्होंने प्रीलिमिनरी मॉडल जो बनाया था वो कैसा बना था? उनके दिमाग में आया था कि एक परमाणु होगा, परमाणु के बिल्कुल सेंटर पर कौन होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चिपके हुए नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कैसे हैं? दूर हैं। अब एक तो ये बड़ी अजीब चीज है कि धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन है। देखो धन आवेश एक जगह पर है, इलेक्ट्रॉन उससे दूर है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो धनावेश ऋणावेश को अट्रैक्ट नहीं करता क्या? और अगर अट्रैक्ट करता है तो सब एक दूसरे में चिपक क्यों नहीं जाते? जबकि हमने जो निष्कर्ष निकाला उसमें क्या निष्कर्ष मिला है हमको कि पॉजिटिव चार्ज बीचों बीच होता है, इलेक्ट्रॉन उससे कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन सब एक ही में चिपके हुए नहीं रहते हैं। तो अगर ये प्लस है और ये माइनस तो इसको इसमें चिपक जाना चाहिए, और अगर नहीं चिपकता तो ये दूर कैसे रह सकता है? जबकि इन दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण बल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो चीजों के बीच में आकर्षण बल हो और ये इसमें चिपके ना? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज भी हमको पॉसिबल लगने लगी। कब? आप देखो ध्यान से, सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल है कि नहीं है? सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल है या नहीं है? कौन सा आकर्षण? गुरुत्वाकर्षण। तो क्या पृथ्वी सूर्य में चिपकी है? नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण बल है कि नहीं? तो क्या पृथ्वी में चंद्रमा चिपका हुआ है? ऐसा कब हो सकता है कि दो चीजों के बीच आकर्षण बल हो और ये चिपके ना इसमें? तो हमने अपने नेचर में देखा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर्षण बल है लेकिन पृथ्वी सूर्य में नहीं चिपकी है। ऐसा तभी हो सकता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करे? चक्कर लगाए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी आकर्षण बल है लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी में नहीं चिपका हुआ है। ऐसा तभी हो सकता है जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, वही सोच करके बताया गया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में चिपका नहीं है तो जरूर ये क्या कर रहा होगा? चक्कर लगा रहा होगा। इसलिए यह माना गया कि परमाणु में नाभिक बीचों बीच रहता है और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या करते रहते हैं? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सबसे पहले जो एटम का मॉडल सोचा गया, रदरफोर्ड ने सोचा, इस तरीके का मॉडल बनाया उन्होंने। अब ये बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आई कि ये कैसे मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे? ये हमने अपने नेचर में देख के माना कि दो चीजों के बीच आकर्षण है और फिर भी वो अगर वो चिपक नहीं रहे हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब उनमें से एक चीज क्या करे? चक्कर लगाए।
तो मान लिया गया चक्कर लगाता। हालांकि आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे इसमें जो भी इंप्रूवमेंट होंगे वो हम स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कराया था वो, और उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें जो निष्कर्ष के रूप में हमको यहां पर मिली, और हमने कुछ कैलकुलेशन किया। उसका मॉडल भी एक प्रिलिमिनरी मॉडल बनाया कि सोचा गया कि पक्का एटम इसी तरीके का होगा, बीच में नाभिक और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।